जीवनी यानी एक ऐसा शो जो चर्चा करता है आपकी सेहत से जुड़ी हर उस इशू की जिसके बारे में आपको जानना है बेहद जरूरी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम महिलाओं की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की डाइट पर। ये एक बेहद खास विषय है जिसकी जानकारी पूरे परिवार को होनी जरूरी है। इसीलिए अगले आधे घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए, जिसमें आप प्रेगनेंसी के वक्त डाइट के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही साथ प्रेगनेंसी को लेकर उन सावधानियों पर भी चर्चा करेंगे जिससे प्रेग्नेंट महिला के साथ साथ पूरे परिवार के लोगों को भी जानना जरूरी है। और संजीवनी टिप्स में जानिए जौ के औषधीय गुण। माँ बनना हर औरत का एक सपना होता है, ऐसे में कई सारी सावधानियाँ बरतनी बेहद जरूरी हो जाती हैं। इसीलिए आज हम डिटेल में संजीवनी के दर्शकों को बताएंगे कि प्रेगनेंसी में क्या कुछ सावधानियां और परहेज आपको करना चाहिए। हमारे दर्शक आयुर्वेद के नजरिए से भी डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी में जानकारियां क्या क्या होनी चाहिए उनको। जी डॉक्टर साहब, क्या क्या जानकारी दर्शकों को होनी चाहिए? जी कि बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, और खास तौर पर जो लोग बच्चे पैदा करने का प्लानिंग कर रहे हैं, या जो है अभी आगे चल के आप जब पति बने या पत्नी बनेंगे, या आप जो है परिवार बनाना चाहते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ कि आमतौर पर लोग इसकी कोई प्लानिंग नहीं करते और अचानक से पता चलता है कि भाई प्रेगनेंसी हो गई है, तो वो सही नहीं है। आयुर्वेद में हम ये मानते हैं कि पूरी इसकी आपको तैयारी करनी चाहिए। खासतौर से दोनों पार्टनर्स को 3 महीने पहले से अपने शरीर को शोधन करना चाहिए, पोषण करना चाहिए। उसके पश्चात जो कंसेप्शन का जो पूरा एक प्रक्रिया है वो भी आयुर्वेद में वर्णित है कि उसमें किस किस प्रकार की सावधानियां आपको रखनी चाहिए। और जब गर्भधारण हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो पूरा गर्भिणी परिचर्या का जिक्र किया गया आयुर्वेद में। पूरे 9 महीने तक किस प्रकार से जो है क्या क्या भोजन उसको खाने चाहिए, किस प्रकार का उसका जीवन शैली उसकी होनी चाहिए महिला की, और किस प्रकार के उसके विचार होने चाहिए, क्या चीज उसको देखनी चाहिए, क्या चीज उसको सुननी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें बच्चे के ऊपर असर डालती हैं, उसके बच्चे के मन के ऊपर असर डालती हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्ट होंगे उसके ऊपर वो असर डालती हैं। और मैं मानता हूँ कि यही कारण है कि अगर हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं तो आजकल के बच्चे हमारे बहुत हर प्रकार से, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी उतने स्वस्थ नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे पास भी आते हैं, तो थोड़ा सा आपको इस पर विचार करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि अच्छा शुद्ध आहार, पौष्टिक आहार खाएं। आपकी जीवन शैली जो है वो इस तरह की होनी चाहिए जिसमें कि मिनिमम टेंशन हो, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई तनाव ना हो। विचार आपके बिल्कुल आध्यात्मिक, जो स्पिरिचुअल थॉट्स आपकी होनी चाहिए, या सात्विक विचार जिसको हम कहते हैं। तो ये आपको जरूर करना चाहिए। हमने जीवा में एक प्रोग्राम ऐसा बनाया है जिसको कि हम बोलते हैं जीवा आयुर्बेबी प्रोग्राम। आयुर्बेबी यानी कि आयुर्वेदिक बेबी, या एक स्वस्थ बच्चा आप कैसे पैदा करें। तो ये बहुत स्वस्थ का मतलब इतने से नहीं होता कि लोग कहते हैं जी मेरा बच्चा 3.5 किलो का है और बड़ा वेट उसका बहुत अच्छा। वेट से कुछ नहीं होता है। वेट के साथ साथ उसके अंदर क्या संस्कार हैं, किस प्रकार की क्वालिटीज उसके अंदर है, वो बहुत सारी क्वालिटीज गर्भिणी महिला जब होती है, प्रेग्नेंट जब होती है, उस दौरान वो उसके अंदर, उसके चित्त के अंदर, उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें वहाँ रिकॉर्ड हो जाती हैं, डाउनलोड हो जाती हैं। तो उनको जरूर आपको ख्याल करना चाहिए। किसी प्रकार की अगर आपको इस बारे में, इस विषय में आपको सहायता चाहिए, आप हमारे यहाँ पर भी फोन करके पूछ सकते हैं। और आयुर्वेद में इसका एक विस्तार से वर्णन दिया गया है, काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन है, उसका भी आपको फायदा उठाना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है फोन लाइन पे, पल्लवी हैं शहडोल से। जी आप अपना सवाल कर सकती हैं पल्लवी। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी मेरी जो तो आपसे ये क्वेश्चन था कि मेरी सिस्टर है, वो उनको जो तो हमेशा सर में दर्द रहता है। अच्छा। जी हाँ, हमेशा सर में दर्द रहता है ऑल टाइम। एक्चुअली हमारे घर में एक घटना घटी थी कि मेरे जो चाचा जी हैं उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसकी वजह से उन्होंने देखा, तो वहाँ पे रही वो, तब से उनको सर में दर्द स्टार्ट है। आज 8 साल हो गए, आज 8 साल है उनको, उनकी शादी भी हो गई है, लेकिन फिर भी उनको ऑल टाइम हेडेक, ये भारीपन सर में रहता ही है। काफी टेस्ट वगैरह करवाया तो कुछ रिपोर्ट सारी नॉर्मल निकलती है, लेकिन रहता ही है ये उनको दर्द, भारीपन था सिर्फ माथे पे फ्रंट में। रिपोर्ट सारी नॉर्मल है तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब कोई ऐसी मेजर डिफॉर्मिटी नहीं है, ब्रेन में कोई ट्यूमर वगैरह नहीं है, कोई इस तरह की नहीं। लेकिन सर में दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और कॉन्टिन्यूसली आप कह रहे हैं सिर दर्द होता है, और खास तौर से जब कुछ उनके चाचा जी को कुछ हादसा हुआ तो उनके बाद से उनको प्रॉब्लम हुई, तो लगता है कि कहीं नर्वस सिस्टम का कनेक्शन इसके साथ है। जो हमारी नसें हैं सिर में,
वो कई बार कॉन्स्टेंटली तनाव में रहती हैं, तो उसकी वजह से दर्द होता है। कभी कभार हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी सिर दर्द हो जाता है। वो तो खैर चेक कराया होगा 8 साल में, आई एम श्योर कि आपने ब्लड प्रेशर तो जरूर डॉक्टर ने भी चेक किया होगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि तनाव या नसों में खिंचाव की वजह एक ज्यादा इसका एक कारण हो सकती है। तो इसमें एक तो सिर में मालिश की जाए, बहुत फायदा होता है उससे। सिर में आप रेगुलरली मालिश करें, अगर हर रोज भी नहीं तो दूसरे दिन या तीसरे दिन जो है मालिश अच्छी तरह से करें। 15-20 मिनट खूब अच्छी तरह से चंपी की जाए, तो उससे नसों का तनाव कम होता है, सिर दर्द में भी आराम मिलता है। और दूसरा, नाक में रात को सोने से पहले बादाम के तेल 3-4 बूंद दोनों नासिकाओं में वो डालना चाहिए, उससे भी काफी रिलीफ मिलेगा। साथ में मैं ये चाहूंगा कि क्योंकि रोग बहुत पुराना हो गया है, तो कुछ आयुर्वेदिक औषधियां भी उनको लेनी चाहिए। और उसके लिए आप हमारे नंबर पे फोन करके डॉक्टर से एक थोड़ा सा विस्तार से कंसल्टेशन करें, ताकि ये पता लग सके कि अल्टीमेट कॉज उसका क्या है, रूट कॉज क्या है, और किस प्रकार से जो है फिर उस रूट कॉज को हम निकाल सकते हैं। आयुर्वेद में चिकित्सा बहुत है, कई प्रकार की चिकित्साएं होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, चूर्ण होते हैं, काढ़े होते हैं, पंचकर्म चिकित्सा होती है, चिकित्सा बहुत है, लेकिन रूट कॉज को पता लगाना बहुत जरूरी है सबसे पहले। तो चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के दौरान किन किन तरीके की समस्याएं पैदा होती हैं और किन किन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है? देखिए, सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपने न्यूट्रिशन पर, क्योंकि जो मदर है वो अपने लिए नहीं बच्चे के लिए भी खा रही है अभी, तो पोषण अच्छा जाना चाहिए और बहुत ज्यादा गर्म चीजों से बचना है। विशेष रूप से जो पहले 3 महीने हैं, डॉक्टर लोग भी आपको कहेंगे कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ना लें। अगर बिल्कुल कोई इमरजेंसी है तो डॉक्टर से बातचीत करके ही आप जो कोई चीज लें। और हीट बढ़ाने वाली, गर्मी करने वाली चीजों को आप सेवन ना करें। अच्छा पौष्टिक आहार जिसमें प्रोटीन की मात्रा हो, पनीर वगैरह खाएं, दूध पिएं, घी खाएं, हरी सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं। इस चीज का सेवन आपको ज्यादा करना चाहिए ताकि पोषण अच्छा लगे। किस किस तरह की बीमारियां जो हो सकती हैं, कुछ चीजें बड़ी कॉमन है, नॉर्मल है, जैसे कि वोमिटिंग सेंसेशन होता है, उल्टियां आती हैं, या फिर जो है किसी किसी को थोड़ा सा कमजोरी महसूस होती है, वीकनेस फील होती है, शरीर में बॉडी में पेन होने लगता है। कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कुछ महिलाओं को थायराइड भी हो जाता है ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान। कुछ को जो है डायबिटीज भी देखने में आती है कि उनको डायबिटीज हो जाती है। शरीर में सूजन होना एक बड़ा कॉमन सा एक बीमारी मिलती है, या कभी लूज मोशंस होना, डायरिया होना, यूरिन में कई बार रुकावट आ जाती है, उसकी वजह से ये भी एक प्रेगनेंसी के समय देखने में आता है। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन भी, खास तौर पर जब 5वें-6ठे महीने की गर्भिणी होती है महिला, उस समय जो है उसको कॉन्स्टिपेशन जैसे रोग भी हो जाते हैं। और क्योंकि इस समय में उसकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी कमजोर होती है, तो कई प्रकार के इन्फेक्शंस आने का डर रहता है। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपना पोषण, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल और विशेष तौर पर जो मानसिक लेवल है, स्ट्रेस लेवल को बिल्कुल मिनिमम रखना चाहिए, 0 रखना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। और हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं हरी वृंदावन से। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, इस वक्त ना मौसम बहुत मतलब जो चेंज हो रहा है जी, उससे सर्दी, जुकाम और ये शरीर में टूटन टाइप का बहुत ज्यादा हो रहा है जी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें बहुत सिंपल सा एक नुस्खा है, हम अपने शो में कई बार पहले भी बताते हैं। वो आप दिन में 2 बार बना के लीजिए। 4-5 तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा ताजा अदरक छोटा छोटा सा काट लीजिए, 2-3 काली मिर्च और 2-3 लौंग। तो उसके बाद उसको छान करके और उसमें थोड़ा शहद मिलाइए 1 चम्मच। इसको आप सेवन करो सुबह और शाम, दिन में 2 बार। तो इससे आपको ये तकलीफ नहीं होगी और साथ में आपके जो है रोगों से लड़ने की जो शक्ति है, खासतौर ये वायरल वगैरह जो हो जाता है, उससे आपका बचाव भी होगा। बहुत अच्छा है। और एक च्यवनप्राश का सेवन भी आप रेगुलरली किया करिए। च्यवनप्राश से भी आपको ये खांसी, जुकाम, बलगम, शरीर टूटना वगैरह, इससे छुटकारा मिलने की एक शक्ति आपके शरीर में पैदा होती है। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि किस मंथ में महिलाएं क्या खाएं और क्या बिल्कुल ना खाएं। तो डॉक्टर साहब, गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहले जो पहले 3 महीने जो है बहुत क्रुशियल होते हैं। उस समय जो गर्भ की स्थापना होना, उसको थोड़ा सा ग्रोथ होना, वो सब निर्भर करता है कि आपका जो बीज है, जो स्पर्म और एग कितना पोटेंट था, कितनी शक्ति थी। इसलिए हम जो है प्री कंसेप्शन प्रोग्राम आपको बताते हैं कि कंसेप्शन से पहले दोनों पार्टनर्स को कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां खानी चाहिए कम से कम 3 महीने, जिससे कि उनका पहले 3 महीने जो गर्भ धारण करने के पश्चात वाला समय है,
उसमें कम से कम प्रॉब्लम्स आए। ये बड़ा एक क्रिटिकल पीरियड होता है, महिलाओं को बहुत सारी सावधानी रखनी पड़ती है। तो इसलिए उस महीनों में हमारे यहाँ कहा गया है कि जो कफ वर्धक चीजें यानी कि जो कूलिंग है, साथ में साथ ताकत बढ़ाने वाली है, दूध है, खिचड़ी है, चावल की खीर बना करके भी खाई जा सकती है। और जितना भी आप पनीर वगैरह सेवन करें, मक्खन खा सकते हैं, गेहूं, दाल, ये सब तो खाना ही है, चपाती वगैरह। लेकिन पोषण अच्छा हो और गर्म चीजें, पित्त वाली चीजें मना की जाती है इसमें मुख्य रूप से। बहुत ज्यादा तीखी चीजें, चटनी, अचार, चाय, कॉफी, नॉनवेज वगैरह, उतना ज्यादा उसको बिल्कुल उससे दूर रहना चाहिए आपको, क्योंकि हीट हमें नहीं चाहिए बॉडी में। और इसके बाद जो दूसरी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि जब 3 महीने विशेष रूप से निकल जाएं, उसके पश्चात या इस दौरान भी आप कुछ टॉनिक्स भी लें। जैसे कि शतावरी हम बार बार बताते हैं आपको, शतावरी का चूर्ण बहुत फायदा करता है। आंवले का चूर्ण भी आप खा सकते हैं या दोनों का मिक्सचर बना करके आप रख सकते हैं। आंवले का मुरब्बा भी बहुत फायदा करता है। च्यवनप्राश भी आप खा सकते हैं इस दौरान में। और आयुर्वेद में कुछ विशेष प्रकार की औषधियां होती हैं। हमने पूरा प्रेगनेंसी के लिए एक पूरा हेल्थ केयर पैक ही बनाया हुआ है, प्रेगनेंसी हेल्थ केयर पैक उसको बोलते हैं। उसमें हमने टैबलेट्स हैं, कुछ पाउडर और कुछ एक प्रकार के काढ़े वगैरह हैं, वो रखे हुए हैं, उसको भी आप मंगा सकते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि मानसिक लेवल पर आप किसी प्रकार की टेंशन ना लें, आपको कोई तनाव नहीं होना चाहिए, माइंड पूरा रिलैक्स होना चाहिए। जिस प्रकार के गुण आप अपने बच्चे में देखना चाहती हैं, उसी प्रकार की थॉट्स आपकी होनी चाहिए, उसी प्रकार की आपको किताबें पढ़नी चाहिए, उसी प्रकार का आपको चिंतन करना चाहिए। क्योंकि जिस विषय के बारे में आप चिंतन करते हैं, जिस विषय के बारे में आप सुनते हैं, जिस चीज को आप देखते हैं, वो सब गुण जो है बच्चे के अंदर भी उनका प्रभाव पड़ता है, उसके अंदर भी वो जाते हैं। तो इसका बहुत आपको विशेष ध्यान रखना है। और अपने मन में जो है तामसिक विचार या राजसिक विचार ना लाएं। अपने जो पढ़ने का कोई मटेरियल हो तो स्पिरिचुअल, आप आध्यात्मिक चीजें पढ़ें, ताकि बच्चे का जो है एक आध्यात्मिक स्तर उसका जन्म से ही हो। ताकि आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं कि वो कोई गलत डायरेक्शन में जा रहा है। आजकल लोग ये भी समझने लगते हैं कि स्पिरिचुअल क्यों कह रहे हैं आप, क्योंकि स्पिरिचुअल का मतलब है कि वो जीवन में पूरा आनंद प्राप्त कर सके। नहीं तो जिन लोगों में स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं होता है, जिनको के आध्यात्मिक या सोल के बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो वो फिर भौतिक लेवल पर ही जो है वो हैप्पीनेस ढूंढते रहते हैं। और वो अक्सर जो है उसमें कई बार हमें कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। ये विषय थोड़ा अलग है, लेकिन महिला जो होती है, जो गर्भवती महिला है, उसको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने मन को वो ज्यादा से ज्यादा जो है सात्विक रखे। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि प्रेगनेंसी के बाद भी महिलाएं अपने लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं करती हैं। मसलन ज्यादा काम करना, भारी सामान उठाना या फिर ज्यादा घूमने जाना, नतीजतन मिसकैरेज जैसी समस्याएं सामने आ जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, आप इन महिलाओं को क्या हिदायत देना चाहते हैं? देखिए, हमारे यहाँ तो बड़ा अच्छा लिखा हुआ आयुर्वेद में कि जब जैसे ही गर्भधारण होता है तो जैसे एक कटोरा होता है, उसमें पूरा तेल भरा हुआ है और उसको आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो आप बड़े ध्यान से चलते हैं ताकि वो तेल बाहर न छलक जाए। तो ऐसी कुछ स्थिति बताई है, महिला उसी प्रकार की होती, तो उसको कहीं उबड़ खाबड़ जगह पर नहीं जाना चाहिए। सीढ़ियां चढ़ने उतरने में बहुत हो सके तो ना चढ़ें, और कोई ऐसी उसमें सवारी में ना जाएं कि जिसमें झटके लगते हैं। जैसे कई बार मोटरसाइकिल पर आप जा रहे हैं या गाड़ी में भी रोड पर टूटा हुआ है, ये बिल्कुल टोटली अवॉइड करना चाहिए। रेस्ट ज्यादा करना चाहिए। पहले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसके साथ साथ पोषण का ध्यान तो रखना ही चाहिए। बहुत सारी महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है, जैसा आपने कहा कि मिसकैरेज उनको होता है, बार बार होता है, फिर भी उनको समझ नहीं आती है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते। वो सोचते हैं कि ये तो एक नॉर्मल सी चीज है, चलो प्रेगनेंसी हो गई तो काम भी करते रहते हैं, ऑफिस भी जाते रहते हैं। तो लेकिन ऑफिस भी अगर जाएं तो इन चीजों का ध्यान रखें। आपको कभी जर्क नहीं लगना चाहिए, झटके नहीं लगने चाहिए उसमें, और आपका पोषण ठीक रहना चाहिए। आपको गर्म चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, माइंड को भी रिलैक्स रखना चाहिए। जीवनी टिप्स में बात कर लेते हैं कि डॉक्टर साहब आपको क्या कुछ बताएंगे, जौ के औषधीय गुण क्या होते हैं, सब कुछ जानते हैं डॉक्टर साहब से। देखिए, जौ जो है कॉमनली अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके गुणों का मालूम नहीं है, तो इसका प्रयोग भी हम ज्यादा नहीं करते हैं। जौ का सत्तू शायद आपने सुना होगा। जौ का सत्तू गर्मियों में बहुत पिया जाता है, क्योंकि वो कूलिंग होता है, हमें जो गर्मी से बचाता है। लेकिन दूसरा गुण उसमें है कि ताकतवर बहुत होता है, शक्तिशाली होता है,
खास तौर पर अगर कमजोरी आप महसूस करते हैं तो जौ का सत्तू आपको पीना चाहिए। एनीमिया यानी कि खून की कमी हो तो भी आपको जौ का सत्तू पी सकते हैं आप। जौ को पानी में उबाल करके काढ़ा बना करके भी पिया जाता है। अगर आपको किसी प्रकार के यूरिन में जो अवरोध है, यूरिन आपको ठीक प्रकार से नहीं आ रहा है या पथरी आपको हो गई है, तो इसमें जौ का पानी, बार्ले वाटर इसको बोलते हैं, या जौ का काढ़ा इसको बोलिए, वो बहुत फायदा करता है। अगर आपको लूज मोशंस लगे हुए हैं, डायरिया है, तो जौ और मूंग का सूप बना करके आप पिए, वो आपकी आंतों को शक्ति देता है। कहीं पर जला हुआ है, अगर जख्म है, तो भुना हुआ जौ पीस करके और तिल के तेल में मिला के थोड़ा पेस्ट बनाइए, वो वहाँ पर लेप करने से आपको लाभ मिलेगा। और जौ जो है, जौ का दलिया, जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जौ का दलिया अगर आप खाएं तो आपको जो है शक्ति भी मिलेगी, साथ में आपके डायबिटीज में भी वो कुछ फायदा करता है।